Stable and unstable equilibrium, video number 5. Welcome all of you. Examples on center of gravity test. Video number 4. Example 6. One end capital A of a uniform rod AB of weight capital W and length L is smoothly hinged at a fixed point, while B is tied to a light string which passes over a small smooth pulley at a distance A vertically above capital A and carries a weight capital W by 4. If L less than A less than 2L, the system is in stable equilibrium when AB is vertical. And also there is another position of equilibrium in which the inclination of the rod to the vertical is given by cos theta equal to 3a square plus 4l square upon 8al. स्टैटिक्स के क्वेश्चन को एक बार तो ऐसे पढ़ लेना चाहिए, फिर दोबारा जो फिगर आपके पास उपलब्ध है, अगर उपलब्ध है तो उसको देख देख के पढ़िए, नहीं उपलब्ध है तो रफ पे फिगर स्केच करिए, रफ पे कच्चा करिए और फिर समझिए। जब आश्वस्त हो जाए मन कि हाँ आप सारी चीज़ें हमने समझ ली है, सारी ज्योमेट्री हमने समझ ली है फिगर की, तो फिर सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करना चाहिए। ए बी एक रॉड है, one end A of a uniform rod AB of weight capital W and length L, AB की length L है, is smoothly hinged at a fixed point. One end A is smoothly hinged. Hinge माने होता है कब्जा या कब्जा लगाना, hinged माने कब्जा लगा के जोड़ दिया गया यहाँ पर A पर। While B is tied to a light string, light माने हल्का भारहीन, weightless light string which passes over a smooth pulley at a distance small a vertically above capital A. A से small a distance vertically above एक पुली लगा हुआ है, चरखी, तो ये जो धागा बांधा गया है स्ट्रिंग, ये इसी चरखी से होके गुजरता है, तो ये चरखी से होके गुजर रहा है ऐसे, यहाँ तक ये धागा है। नीले रंग से हमने धागा बना दिया है, हरे रंग से रॉड है, और ये जो वर्टिकल है ये हमने रेड कर दिया है, बाकी लाइन सब ब्लैक से। और वो जो लाइट स्ट्रिंग है उसके लिए लिखा हुआ है कैरीज अ वेट कैपिटल W by 4। इस धागे के सिरे पर W by 4 वेट है। शर्त दी गई है कि यदि A, L और 2L के बीच में हो तो इक्विलिब्रियम के दो स्थितियां होंगी। एक स्थिति होगी जब थीटा बराबर 0 होगा, यानी कि ये रॉड वर्टिकल होगा और वो स्टेबल पोजीशन होगा, और इक्विलिब्रियम की दूसरी पोजीशन होगी जिसमें थीटा इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जाएगा। इसमें इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है, ना कहा जा रहा है कि आप करो, लेकिन हम इसमें लास्ट में समय देखेंगे बचेगा तो कर ही देंगे चर्चा, ठीक। फिगर के बगल में डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ए बी रॉड है और ए जी इक्वल टू जी बी इक्वल टू एल बाई 2। इसका मतलब हो गया G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड विच इज मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। और A से C तक की जो दूरी है, वर्टिकल हाइट है, AC या CA, ये स्मॉल a लिखा हुआ है। वन एंड A ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ वेट W एंड लेंथ L is smoothly hinged at a fixed point, while B is tied to a light string which passes over a small smooth pulley से होके जाता है, और and carries a weight W by 4। और ये पुली A से वर्टिकली कितनी ऊंचाई पर है, स्मॉल a ऊंचाई पर है, एट ए डिस्टेंस A वर्टिकली एबव A, ठीक। आगे बढ़ा जाए। इसमें डोरी की लंबाई नहीं दी गई है, वो हम सपोज करेंगे, वो हम सपोज कर लेंगे। BCD
बी सी डी इक्वल टू स्मॉल बी, जो चीज सपोज करिए उसको ब्रैकेट में बगल में लिख दीजिए से। ठीक, मैं समझता हूं सब स्थितियां आपके समझ में आ गई होंगी। अब आइए सोल्यूशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन अगर पूरा अपना उतार पाए हो बाद में उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। रॉड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी और देखिए दो वेट है। जी पर कैपिटल डब्ल्यू वेट काम कर रहा है और डी पर W/4 वेट काम कर रहा है। तो ये सिस्टम हो गया कंपाउंड सिस्टम। इस कंपाउंड सिस्टम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की किसी फिक्स्ड पॉइंट से ऊंचाई निकालने का तरीका, निकालने का एक फार्मूला होता है, उसका हम उपयोग करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़े हों तो कंपाउंड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का फार्मूला भी पढ़े होंगे। बातें सब समझ में आ गई। करना क्या है ना, हमें पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है और ये बताना है कि देयर विल बी टू पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच थीटा इज इन वन कंडीशन थीटा विल बी 0 एंड इन अदर कंडीशन थीटा इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन cos थीटा इक्वल टू 3a² + 4l² अपॉन 8al। और जो थीटा बराबर 0 वाला पोजीशन होगा उसमें रॉड हो जाएगा वर्टिकल और वो पोजीशन स्टेबल पोजीशन होगी। और दूसरे वाले में बस यही लिखा है कि देयर विल बी अनदर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच थीटा इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन cos थीटा इज इक्वल टू फलाने। तो पहले इसी को हम मानेंगे। लेट स्मॉल बी बी द लेंथ ऑफ small b be the length of the string, light string है, string BCD, then ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो इसमें हम कोसाइन रूल लगाने जा रहे हैं और उससे BC का मान आएगा। देन बाई कोसाइन रूल BC² इक्वल टू AB² प्लस AC² -2 इंटू AB इंटू AC इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, AB और AC के बीच के एंगल का कोसाइन cos थीटा इक्वल टू AB² माने L² प्लस AC² माने A² -2LA cos थीटा। L और A में एक कंडीशन दी गई है, L इज लेस देन A इज लेस देन 2L, ये ध्यान रखना हमको, लेकिन इसकी जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से हमको BC मिल गया। इंप्लाइज दैट BC इक्वल टू √ L² प्लस A² -2LA cos थीटा। इस वैल्यू पे नंबरिंग डाल दें, जाने दो ऐसे पड़ा रहेगा। लेट Z बी द हाइट ऑफ CG, let small z be the height of the center of gravity
of the compound body ब्रैकेट में लिखिए कौन, कंपाउंड बॉडी माने कौन, रॉड ऑफ वेट W, या ऐसे लिख दे W at G एंड W/4 at D, शॉर्ट में ऐसे लिखना है। above the fixed point A, above the fixed point A, देन अब मैं फार्मूला लिख रहा हूं कि अगर कंपाउंड बॉडी है, ठीक है ना, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट किसी फिक्स्ड पॉइंट्स के ऊपर कितनी होगी, Z इक्वल टू डिवाइडिंग लाइन, पहला वेट W इंटू उस फिक्स्ड पॉइंट से इसकी ऊंचाई, यहां पे भी कुछ लिखना पड़ेगा ना, M लिख दो, यहां M लिख दो, तो इसको क्या लिख दें, MA या AM प्लस W/4 दूसरा वेट, इसी फिक्स्ड पॉइंट से इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की ऊंचाई AD, ऐसा W इंटू AM प्लस W/4 इंटू AD अपॉन W प्लस W/4, यही है। इक्वल्स टू W इंटू AM प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4W प्लस AM, तो ये हो जाएगा W इंटू AD अपॉन 4W प्लस W। अब W को कैंसिल कर दें, इंप्लाइज दैट Z इक्वल टू 4AM प्लस AD अपॉन 5। चाहो तो सुविधा के लिए ऐसे लिख दो इसको, दैट इज 5Z इक्वल टू 4AM प्लस AD इक्वल्स टू 4। अब AM की वैल्यू यहां से निकाल, छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल से AM की वैल्यू कितनी होगी, AG cos थीटा, और AG कितना है, L/2 है, L/2, तो ये हो जाएगा L/2 cos थीटा। L/2 cos थीटा प्लस, अब AD बराबर कितना होगा, AC माइनस CD, AD बराबर AC माइनस CD या CA माइनस CD, ऐसे लिख दो, CA माइनस CD implies that 5Z equals to 2L cos theta प्लस बड़ा ब्रैकेट CA स्मॉल a है माइनस CD की वैल्यू, ध्यान से देख ले CD कितना होगा, CD बराबर होगा स्मॉल b माइनस BC, स्मॉल b माइनस BC, स्मॉल b माने ये पूरी लेंथ, BCD में से BC घटा देना है, और BC की वैल्यू हैवी सी वैल्यू ये है ही है, चलो इसमें रखें, हाँ हैवी एक्सप्रेशन आएगा, सोल्यूशन भारी पड़ेगा, आराम से करेंगे ताकि एरर ना होने पाए। बीच के 2-4 स्टेप हमने लिख रखा हुआ है। implies that 5Z equal to 2L cos थीटा, बिल्कुल ठीक, प्लस A माइनस B प्लस A माइनस B प्लस BC, implies that 5Z equal to 2L cos theta plus A minus B plus under root
एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2LA कॉस थीटा। ये रहा 5z की वैल्यू है, इसको हम लोग नंबरिंग तो करिए। नंबर 1, अब इसको चलो डिफरेंशिएट करें हिम्मत के साथ। 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एकदम आराम से, एरर ना होने पाए भाई। नाउ जेड थीटा का फंक्शन बन गया 5dz/d थीटा इक्वल टू -2L साइन थीटा। इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, प्लस इसका क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल, थीटा के रेस्पेक्ट में इसका 0, इसका 0, इसका हो जाएगा 2LA साइन थीटा, 2LA साइन थीटा। कॉस थीटा में नेगेटिव भी आएगा ना। ये हमने फार्मूला देखो जो लगाया हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, d/dx अंडर रूट f ऑफ x बराबर होता है रेडिकेंड का डेरिवेटिव अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल। ऐसे इसको दिमाग में रखो ये फार्मूला, तो अच्छा लगेगा। तो इसमें कुछ खास तो हो नहीं रहा है, यही 2 और 2 कैंसिल होगा, तो चलो ऐसे ही काट दें, कौन एक स्टेप ज्यादा लिखेगा। नंबर 2 कर दिया जाए इसको। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अच्छा लगेगा। साइन थीटा कॉमन है, तो ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू ब्रैकेट -2L प्लस LA अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2LA कॉस थीटा। अब ठीक है। नंबर 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आल्सो 5d स्क्वायर z अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इस तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, LA लिख दिया। सोचिए पूरा का पूरा मान लो ऊपर जाएगा तो -½ पावर हो जाएगा, तो ये हो गया -½ और फिर पावर कितना हो जाएगा, -½ -1 यानी कि -3/2 और फिर इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, इसका 0, इसका 0, इसका हो जाएगा 2LA साइन थीटा। ये रहा फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉस थीटा इंटू सेकंड -2L प्लस LA अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2LA कॉस थीटा। ये ना कुछ डेटा ऊपर हम नोट करते चल रहे हैं, बाद में हम काम आए मान लो, क्योंकि हम सब चीज नहीं लिखे हुए हैं। एक तो dz/d थीटा लिख लें हम लोग, dz/d थीटा बराबर आया है साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में -2L प्लस LA अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2LA कॉस थीटा। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम नोट करेंगे, लेकिन बाद में पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में, आइए इसका हिसाब किताब बनाए हम लोग। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक ना। अब ये बचा माइनस LA इंटू LA, L स्क्वायर A स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है भाई, अपॉन ये नीचे कर दें L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2LA कॉस थीटा होल टू द पावर 3/2। ठीक, ब्रैकेट बंद कर दें, प्लस कॉस थीटा इंटू -2L प्लस LA अपॉन
अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2LA कॉस थीटा। ये सामने से मैं हटा, इसको ध्यान से नोट कर लें। इसे भी कहीं ऊपर हम नोट करेंगे। ये dz अपॉन डी थीटा नहीं भाई, 5 भी है। उसी प्रकार से दूसरे वाले में 5d स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू काहे साइन थीटा से गुणा कर दो, तो वैसे लिखो माइनस एल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यही एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2LA कॉस थीटा होल टू द पावर 3/2 प्लस कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में माइनस 2L प्लस LA अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2LA कॉस थीटा। ये रहा। तो अभी जो ये रिजल्ट आया इसको नंबर 3 मान लिया जाए। इसकी नंबरिंग 2 है, इसकी नंबरिंग 3 है। ध्यान से अब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आइए डिस्कस करें। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है? dz अपॉन डी थीटा बराबर 0। मिटाते हैं भाई, तो आपने सब देख लिया होगा। हाँ भारी जरूर है लेकिन कठिन तो नहीं है। कठिन मतलब ऐसा कि जब कंसेप्ट ही न समझ में आए, बुद्धि न काम करे, इतनी जटिलता हो तो उसको हम लोग कठिन बोलते हैं। कैलकुलेशन भारी है तो ये कठिन थोड़ी हुआ। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन से क्या डरना। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम dz अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में ये 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, माइनस 2L प्लस LA अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2LA कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू 0, एक तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस 2L प्लस LA अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2LA कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू 0 और देखो L उड़ जाएगा, तो A अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2LA कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। एक टर्म को इसको उधर कर दिए और फिर L काट दिए तो यही आया। अब इसको उल्टा कर लो, यही इसके लिए ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं, दैट इज दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं और उल्टा भी करते जा रहे हैं। तो देखो इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 4 इंटू दिस, 4 इंटू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2LA कॉस थीटा बराबर, ठीक कह रहा हूं ना, 4 इंटू दिस स्क्वायर होने पर इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वल टू ए स्क्वायर। ये रहा, इंप्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू 0 कामा। अब देखो 4 को हम इधर लाएंगे, फिर इसको एक तरफ कर लें, 2 बार में कर दें, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2LA कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेट में लिख देना, दैट इज 2LA कॉस थीटा, इसको इधर कर दिए, इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, 3A स्क्वायर बाई 4, ये ना, इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 0 कामा
और यहां से कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, कॉस थीटा बराबर, पहले तो यहां हम एलसीएम लेके जोड़ोगे तो ये हो गया 4l स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अपान 8la। याद है ना, यही है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम is given by theta equal to 0 and second position of equilibrium is given by cos theta equal to 4l square plus 3a square upon 8al या la जो भी लिखना है। तो क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़े तो क्वेश्चन में ये था कि फर्स्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा बराबर 0 होगा, यानी रॉड जो है वर्टिकल होगा और वो स्टेबल होगा, और सेकंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसके द्वारा दिया जाएगा, बस इतना ही है। तो अब हम पहले पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी पता करने के लिए। फर्स्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर थीटा इक्वल टू 0 ब्रैकेट में लिखिए व्हेन द रॉड इज वर्टिकल, व्हेन द रॉड इज वर्टिकल ब्रैकेट बंद कामा 5d2z अपॉन d थीटा 2 बराबर क्या होगा, थीटा 0 रख लो, साइन 0 0, ये पूरा खत्म ही हो गया, प्लस कॉस 0 1 होता है, माइनस 2l प्लस LA अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2LA। अब ये देखो L माइनस A का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, A माइनस L का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन होल स्क्वायर लिखेंगे तब होल स्क्वायर लिखते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस संख्या का होल स्क्वायर लिखे वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिविटी के लिए आप यहाँ पे तर्क दे दीजिएगा, माइनस 2l प्लस LA अपॉन अंडर रूट, वो कंडीशन क्या थी, L इज लेस देन A इज लेस देन 2l, यानी L छोटा है A बड़ा है तो A माइनस L पॉजिटिव होगा, तो यहां हम लिखेंगे A माइनस L होल स्क्वायर। झटके में अगर L माइनस A होल स्क्वायर लिख दिए बिना इस तथ्य पर ध्यान दिए तो गलत हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 2l प्लस LA अपॉन A माइनस L। हाँ, ये कारण लिख देना है, ये कारण है कहीं लिख देना है, ये कारण जो है यहीं कहीं लिख देना है, इक्वल्स टू गुणा करना है माइनस 2l इंटू A माइनस L प्लस LA अपॉन A माइनस L इक्वल्स टू माइनस 2LA प्लस 2l स्क्वायर प्लस LA अपॉन A माइनस L इक्वल्स टू 2l स्क्वायर माइनस LA अपॉन A माइनस L। अब A माइनस L तो पॉजिटिव है, 2l स्क्वायर माइनस LA की स्थिति क्या होगी, 2l स्क्वायर माइनस LA, L को कॉमन ले लो जी और 5 को उधर ले चलो, इंप्लाइज दैट d स्क्वायर z अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू L कॉमन लिया तो ये हो गया L अपॉन 5। अब ब्रैकेट में क्या बचा, 2l माइनस A, अब क्लियर हो गया मामला, अपॉन A माइनस L। तो 2l माइनस A इज पॉजिटिव और A माइनस L इज आल्सो पॉजिटिव, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब z इज मिनिमम,
माने कि हाइट मिनिमम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने मिनिमम पोजीशन पे है, नीचे से ऊपर की ओर, तो स्टेबिलिटी होगा। देयरफॉर Z is minimum and so the equilibrium is stable। यही पूरा क्वेश्चन जितना भी लिखा था उतना जवाब पूरा हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ 5 मिनट में थोड़ा सा और स्मार्टनेस दिखाई जाए। वो सेकंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात जो हुई थी उसको हम अलग से नोट लगा के लिख दे रहे हैं। और इसके सोल्यूशन में नहीं लिखना है, सोल्यूशन जितना कह रहा था वो हो गया। नोट सेकंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं कैलकुलेशन किया हुआ हूं पहले से, थोड़ा सा शॉर्ट में उसको मैं लिखता जाऊंगा। cos थीटा इक्वल टू 4l स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 8la। इसकी मदद से आप साइन स्क्वायर थीटा निकाल लें। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको मिलेगा 40 l स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 16 l टू दी पावर 4 माइनस 9 a टू दी पावर 4 अपॉन 64 l स्क्वायर a स्क्वायर। इसको चेक कर लेते हैं, कोई बहुत कठिन काम तो है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4l स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 8la इक्वल्स टू, नीचे हो गया 64 l स्क्वायर a स्क्वायर, फिर इसका गुणा इधर होगा 64 l स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर 16 l टू दी पावर 4 प्लस 24 4 3 12 दूनी 24 l स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 9a टू दी पावर 4। अब मिला ले, 64 में से 24 गया 40 ना, वो मिलाते चले 40 l स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 16 l टू दी पावर 4 माइनस 9a टू दी पावर 4 अपॉन है। ठीक, इसके बाद फिर हम निकाल ले रहे हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2la कॉस थीटा की वैल्यू, ये आप निकालिएगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि ए आएगा। इतना डेटा निकालने के बाद फिर हम लिखेंगे देयरफॉर डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू अच्छा लिखे तो हैं, लिखे तो हैं, हमको लग रहा है 5 बाईं तरफ लिखना हम भूल गए हैं, है ना, तो हम निकाल ही देते हैं। ऐसा क्या है, यहां 5 लिख लो भैया, इक्वल्स टू माइनस एल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, समझ रहे ना, ये होगा 40 एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 16 एल टू दी पावर 4 माइनस 9 ए टू दी पावर 4 अपॉन 64। ठीक, बात समझ में आ रही है। माइनस एल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको यहां कर दो तो इतना आ गया। उसके बाद फिर नीचे है इस पर 3/2 पावर, समझ रहे हैं ना, किस पर, यानी अंडर रूट वाले पे कितना पावर, 3 पावर, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ये रहा ए क्यूब प्लस कॉस थीटा 4l स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 8la ब्रैकेट में माइनस 2l प्लस la अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आई थी a, ये रहा इक्वल्स टू
माइनस से गुणा कर दो ऊपर, 16l टू द पावर 4 प्लस 9a टू द पावर 4 माइनस 40l स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 64a क्यूब। इधर भैया एल एल कटा और l माइनस 2l माइनस एल बचेगा तो हो जाएगा, अच्छा वो माइनस एल का एल कट भी किया तो ये हो गया माइनस 4l स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 8a, इतना आया। इनको जोड़ लिया जाए, जोड़ लिया जाए भाई तो एलसीएम कितना आएगा, 64a क्यूब एलसीएम आएगा। 16a टू द पावर 4 प्लस 9a टू द पावर 4 माइनस 40l स्क्वायर ए स्क्वायर और फिर माइनस 8a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 4l स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये रहा। सिंप्लीफाई किया जाए इसको, इक्वल्स टू कुछ गलत लिख दिए हैं ना, ये गलत लिख दिए हैं देखो, 16l टू द पावर 4 है, वही तो मैं चौंक रहा हूं। तो ये हो जाएगा 16l टू द पावर 4, ये हो गया 9a टू द पावर 4 माइनस 24a टू द पावर 4। तो 9 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 15, 15 9 24 होता है ना, माइनस 15a टू द पावर 4, फिर माइनस 40 और माइनस 8 32, तो कितना हो जाएगा, माइनस 40 माइनस 32 माइनस 72 माइनस 72l स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 64a क्यूब। और ये नेगेटिव क्वांटिटी, लेकिन आपको कैसे लगेगा नेगेटिव है, तो इसके लिए अब आपको हम तरीका बता रहे हैं। l लेस देन a लेस देन 2l था ना, तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू चुन करके उसको रख करके देख लो, निगेटिव आएगा। असल में आप देखें जैसे कि 2l बड़ा है ना, l बड़ा है, अब ये 16l टू द पावर 4 क्या है, इसका 4 पावर है, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी ना। अच्छा इधर a टू द पावर 4 ये है, इधर 72l स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो इससे ये लोग ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। इन पर्टिकुलर if we take l equal to 2, a equal to 3, then l लेस देन a लेस देन 2l होगा कि नहीं भाई। l अगर 2 है तो 2l 4 हो गया, तो 2 और 4 के बीच में 3 आ गया। अब इस पर्टिकुलर के लिए चेक कर लीजिए। नाउ 5d स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू l टू द पावर 4 16 माइनस 15 a टू द पावर 4 3 3 9 3 27 3 81 81 माइनस 72 l स्क्वायर 4 a स्क्वायर 9 अपॉन 64 a क्यूब 27। तो पॉजिटिव क्वांटिटी देखो केवल है 256, और ये नेगेटिव क्वांटिटी इसका गुणा करोगे बहुत बड़ी संख्या आएगी, फिर इसका गुणा करोगे फिर बहुत बड़ी संख्या आएगी, तो निश्चित रूप से क्या चीज है, नेगेटिव। जब भी आप l 2l के बीच में a लोगे तो नेगेटिव ही आएगा, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा।
तो इसको नहीं डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है, फिर भी हमने कर दिया। इसीलिए नहीं कहा है ना कि यहां पर आकर के बच्चा क्या निर्णय लेगा। देयरफॉर द इक्विलिब्रियम इज, देयरफॉर इक्विलिब्रियम, या ऐसे लिखिए, ये नेगेटिव आने का मतलब जेड मैक्सिमम हो गया। देयरफॉर जेड इज मैक्सिमम, यानी कि नीचे से फिक्स्ड पॉइंट से जहां से हाइट नापे थे तो जेड अपने मैक्सिमम पोजीशन में है, इसका मतलब वो अनस्टेबिलिटी होगी। जेड इज मैक्सिमम एंड सो द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, अनस्टेबल। ठीक, वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में अब हम थ्योरम शुरू करेंगे। थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 कुछ ऐसा रहेगा कि एक बॉडी है, जैसे ये पूरा स्फीयर तो नहीं है, लेकिन इसका ये वाला पार्ट स्फेरिकल है। इसके ऊपर एक बॉडी रेस्ट करेगी, वो भी स्फीयर नहीं होगा, लेकिन उसका वो पोर्शन जो इस स्फेरिकल पोर्शन के कांटेक्ट में है वो स्फेरिकल होगा, वो किसी स्फीयर का पार्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की क्या शर्तें होंगी हम उसको पढ़ेंगे, फिर उस पर एग्जाम्पल्स करेंगे, उसे हम थ्योरम नंबर 1 कहेंगे। थैंक यू।